होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के लिए। बेसिकली मैंने अपने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे सवाल पूछे थे लोगों से कि कोई ऐसा सवाल है जो वो मुझसे पूछना चाहें। तो काफ़ी तरह तरह के सवाल आए और मैं ज़रूर उनके जवाब देना चाहूँगी ताकि जितना हो लोग एजुकेट हो सकें, उनको अवेयरनेस मिल सके। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो पहला सवाल है, यास्मीन ने पूछा। वो पूछती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा है, तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि डिप्रेशन क्या होता है और मुझे क्यों ये इतना ज़्यादा आजकल महसूस हो रहा है। तो यास्मीन जी, आपका सवाल है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है प्रेगनेंसी के बाद और मैं किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करूँ, बेसिकली ये क्या होता है। तो देखें, डिप्रेशन आफ्टर प्रेगनेंसी मेडिकल टर्म में हम इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जो कि बेसिकली 6 मंथ्स की ड्यूरेशन है इसकी, कि तकरीबन 6 महीने तक का मेडिकली कहा जाता है कि ये डिप्रेशन आपको रहता है। औरतों में बहुत देखा जाता है तौर पे, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट करने के लिए या ज़्यादातर क्योर जो है वो मेडिकली नहीं है, बल्कि वो आप अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो है नींद। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो जाती है। लाइफ में आपका एक चेंज आता है, मेजर चेंज, इस वजह से नींद बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत सफ़र होती है। तो नींद जितनी हो अपनी पूरी करें, ठीक है। और उसके बाद अच्छा खाना, खुराक, अपना फॉलिक एसिड लेना, अपनी प्रॉपर डाइट लेना, और जिसमें जितना फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकें, जितना अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रख सकें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छी डाइट लेना। साथ में वन थिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज रिकमेंड दिस थिंग, वो है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी वो एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें अगर आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वेट भी रिड्यूस होगा, और इसके साथ साथ ही आपका डिप्रेशन भी कम होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज होंगे, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा विद फ्रेश एयर। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, बहुत चांसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक और बात मैं इधर ये कहना चाहूँगी कि मतलब अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में एकदम से एब्रप्ट चेंजेस मत लाएं, क्योंकि समटाइम्स पहले हमारी लाइफ बच्चे की पैदाइश से पहले, बिफोर चाइल्ड बर्थ हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, एंड आफ्टर दैट लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। तो एकदम से अपनी रूटीन को इतना हेक्टिक ना कर लें कि आप बड़े जल्दी उठ रहे हैं या देर से सो रहे हैं, आपकी रूटीन बहुत चेंज हो गई है। तो वो जो एक एब्रप्ट चेंज आता है आपकी लाइफ रूटीन में, लाइफ स्टाइल में, तो इस वजह से भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन का रेट जो है वो हाई हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, तो पहली चीज़ तो आपकी इधर से ये डिप्रेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये डिप्रेशन हो जाता है। और ये इंशाल्लाह जब आप लाइफ में अपनी चेंजेस करेंगे लाइफ स्टाइल में, तो ये कंट्रोल हो जाएगा, आपको किसी मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल आयशा फारूक पूछ रही हैं। वो पूछ रही हैं कि जी मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, सो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर एक्नी। तो देखिए, एक्नी तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत यंग गर्ल्स को आजकल एक्नी हो जाती है। और बेसिकली एक्नी ये है कि आपके स्किन पे एक्सेस ऑयल आ जाना, उसकी वजह से ज़्यादा एक्नी होती है। तो जितना हो सके अपनी स्किन को क्लियर रखने की कोशिश करें, जितना हो सके मुंह को वॉश करें, और पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा करें। देखिए, पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीना शुरू करें। तो इंशाल्लाह जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आप अपनी बॉडी को इतना हाइड्रेट ज़्यादा करेंगे, तो उसकी वजह से एक्नी के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंडली, मेडिकली अगर आप कहें कि कोई ट्रीटमेंट्स फ्रॉम मेडिसिन, तो वो तो फिर एक अलग चीज़ हो जाती है कि अगर मैं आपको मेडिकली कोई चीज़ बताऊँ कि आप ये मेडिसिन ले लें, ये मेडिसिन, तो आई थिंक बेहतर ये है कि घर से थोड़ा उस चीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करें। तो सबसे ज़्यादा देसी टोटके, आप हनी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जितना हो आप हनी लगाएं, योगर्ट लगाएं, ये बहुत अच्छा है। और एक और चीज़, कलवंजी। कलवंजी खाली पेट सुबह उठ के आप निहार मुँह कलवंजी को खाएं, इंशाल्लाह। उसमें तो कहते हैं कि जी हर चीज़ का इलाज है एक्सेप्ट मौत। तो कलवंजी को ज़रूर अपनी डाइट का पार्ट बनाएं, और सुबह उठ के निहार में उसको लेना शुरू करें। तो इंशाल्लाह आपकी एक्नी भी सही हो जाएगी, क्योंकि एक्नी यूजली आपके स्टमक इश्यूज से रिलेटेड होती है। जब आपका कोई स्टमक इशू चल रहा है, वही चीज़, कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, लाइफ में चेंजेस हैं, तो उस वजह से वो चीज़ जो है वो हमारे स्किन पे भी पिंपल्स भरने लगते हैं और स्कार्स हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी डाइट में चेंजेस करेंगे और थोड़ा देसी चीज़ों को लेने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक आपको मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, और इसी चीज़ से आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं अली पूछ रहे हैं कि जी मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जा सका, और अब किस फील्ड का स्कोप है और मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो देखिए, मुझे लगता है कि स्कोप कभी भी फील्ड का नहीं होता।
कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि हम कहें कि मेडिकल फील्ड का बहुत स्कोप है, आर्ट्स में जाने का बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं होता। स्कोप इंसान का होता है, पहचान इंसान की होती है, स्कोप इंसान अपना खुद बनाता है। तो जितनी आप में नॉलेज है, जितना आप में इल्म है, जितनी काबिलियत है, जितने स्किल्स मौजूद हैं, उसकी बेस पे आपका अपना स्किल होगा, उसकी बेस पे आपका अपना स्कोप बनेगा। तो बेहतर ये है कि आप ये ना देखें कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा उसका स्कोप ज़्यादा है, या इधर पैसे ज़्यादा मिलेंगे, या डॉक्टरी में मेडिकल फील्ड में ज़्यादा हैं, इंजीनियर बनने में ज़्यादा है। तो आप वो देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि ट्रस्ट में ज़िंदगी में हमेशा वही चीज़ आगे लेके जाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। तो वो काम करें, चाहे फिर वो पेंटिंग करना हो, वो आर्ट्स रिलेटेड कोई काम हो, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो काम चुनें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आपका मेडिकल फील्ड में दाखिला नहीं हो सका तो अब आप डिसहार्ट हो जाएं और सोचें कि बस अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सी फील्ड्स वहाँ पे ऑनलाइन मौजूद हैं, आप काम कर सकते हैं। बहुत सी फील्ड्स हैं नई नई तरह की आगे, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह स्कोप आपका अपना है तो हमेशा वो काम करें जिसमें आपको स्किल्स ज़्यादा मौजूद है, एबिलिटी है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो निम्रा सवाल कर रही हैं कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो थोड़ा इसके बारे में गाइड करें। तो मेरे ख्याल से गुस्सा आना ये बड़ा कॉमन है आजकल, क्योंकि आजकल ना पेशेंस का लेवल नहीं है। बेसिकली वो जो टॉलरेट करना, एक दूसरे को जो बर्दाश्त करना, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो देखें, जब भी आपको गुस्सा आने लगे तो निम्रा जी आप ये करें कि आप अपनी सिचुएशन को बदलें, आप अपने हालात को बदलें। अगर आप बैठी हुई हैं तो खड़ी हो जाएं, खड़ी हुई हैं तो आप बैठ जाएं। जो हमारा इस्लाम कहता है उस पर चलें। देखिए, हम लोग ज़िंदगी में आजकल इतने मसरूफ़ हो गए हैं और हमारी इतनी रश वाली ज़िंदगी है, इतनी बिजी ज़िंदगी हो गई है कि वाकई अब बिल्कुल भी टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो गया। और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, एक दूसरे को हौसला, वो हिम्मत होनी कि टॉलरेट किया जा सके, माफ़ किया जा सके, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो अपनी ज़िंदगी में खुद इसको थोड़ी थोड़ी करके आदत बनाना शुरू करें, लोगों को माफ़ करना शुरू करें। जब बहुत गुस्सा आए तो चुप कर जाएं। देखिए, इस्लाम भी यही कहता है कि लोगों के साथ रहम दिली का मामला करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ रहम दिली का मामला करेगा। तो लोगों को माफ़ करते हैं। अगर आप सही बात पर भी हैं तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फाइट, टू आर्ग्यू। जस्ट लीव इट, लीव द सिचुएशन। आप उस सिचुएशन को छोड़ दें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए छोड़ दें। और देखिए, गुस्सा करना तो वैसे भी ठीक नहीं है। गुस्सा करने से आपकी अपनी सेहत ख़राब होगी, हमारी सेहत ख़राब होती है, हमारी अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। तो बेहतर यह है कि खुश रहा जाए, माफ़ कर दिया जाए, और कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी है, चलता रहता है, तो माफ़ कर दें। तो अगला सवाल फौजिया कश्मीरी पूछ रही हैं। इनका सवाल ये है कि मेरा स्टमक बहुत अपसेट रहता है, बहुत स्टमक इश्यूज़ होते हैं, सो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर दिस थिंग। तो देखिए, स्टमक इश्यूज़ होना आजकल ये भी बड़ा हो गया है कि वाकई बहुत स्टमक इशू रहता है, पेट ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो रूट कॉज को पता करें कि आखिर रूट कॉज क्या है, ये हो क्यों रहा है। क्योंकि देखिए, जब आप रूट कॉज को पकड़ लेते हैं ना कि इस वजह से बीमारी हो रही है आपको, इस वजह से मसला हो रहा है आपको, तो इंशाल्लाह उसकी ट्रीटमेंट आसान हो जाती है, जल्दी उसका हमें ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो इसके लिए वही बात, स्लीप साइकिल एक तो सही करें, अपनी डाइट को सही करें, एक्सरसाइज को पार्ट बनाएं। मिंट आप ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, जितना हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें वो भी बहुत बेटर है कि उस तरीके से उसके ट्रीटमेंट हो सके। बाकी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का बहुत पार्ट बन गई हैं, और ये चीज़ें भी हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरफ लेके जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है हमारे स्टमक के साथ। एंड ड्यू टू डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, स्टमक भी ख़राब हो जाता है। तो पहले तो अपनी लाइफ रूटीन, लाइफस्टाइल को ठीक करें और अच्छा रखें, खुश रहने की कोशिश करें। अदरवाइज़ फिर भी अगर आपको इसी तरह से ये चीज़ रह रही है तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाया जाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए, अल्ट्रासाउंड करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, और उसका रूट कॉज पकड़ें कि आखिर अगर बहुत अपसेट रह रहा है तो व्हाट इज़ द इशू बिहाइंड दिस थिंग। तो अगला सवाल तौफीक शाह का है, और ये पूछ रहे हैं कि वन डे आई एम मोटिवेटेड एंड द अदर डे आई एम डीमोटिवेटेड, सो व्हाट डू यू रिकमेंड मी, हाउ कैन आई मोटिवेट माई सेल्फ। तो तौफीक शाह जी, मोटिवेट रहने के लिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी गोल अचीव करना है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, आप उसको हमेशा अपने सामने रखें। देखिए, ऐसा ही होता है कि इंसान एक दिन मोटिवेटेड होता है और अगले दिन वो बहुत डीमोटिवेटेड हो जाता है, उसको वैसा वो चाम नहीं रहता, वैसा वो ख्वाहिश नहीं रहती। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो आपका गोल है, जो आपकी अचीवमेंट है, हमेशा उसको सोचें।
कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ है जो मैंने हासिल करनी है। तो जब आप ये सोचेंगे, ये सोच कर अगला दिन स्टार्ट करेंगे, आगे प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आप दोबारा से मोटिवेटेड हो जाएंगे और आपको एक नई उम्मीद मिल जाएगी। तो अगला सवाल नाइमा मकबूल का है और ये पूछ रही है कि मेरा बच्चा बहुत स्टबन है, बहुत ज़िद्दी है, सो हाउ कैन आई ट्रीट माई चाइल्ड वेल, काइंडली गाइड मी ऑन दिस थिंग। तो स्टबन चाइल्ड है, ज़िद्दी चाइल्ड है, तो इसके लिए बहुत ये चीज़ समझने वाली है कि बच्चों को हमेशा उनके लेवल पे आकर ट्रीट करना सीखें। देखिए बहुत ये भी आजकल कॉमन है कि बच्चे मोबाइल गेम्स में लगे हुए हैं, एक्टिविटी उनको यही मिली हुई है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, वो हर टाइम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसी पे गेम्स देख रहे हैं, शोज़ देख रहे हैं, और पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा कि मोबाइल वो उनसे किस तरह से लें और किस तरह से उनको किसी और एक्टिविटी पे लगाएं। तो बहुत ज़रूरी है ये बात समझने की कि बच्चों को बच्चों के लेवल पे आकर समझाया जाए। देखिए बच्चों को गाइडेंस करने के लिए आप उनको ऐसे नहीं समझा सकते, आप उनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, वो इस तरह से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, वो नहीं उसको पिक करेंगे। तो ज़रूरी है कि बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में खुद पार्ट लेना सीखें। मैंने देखा है कि माएँ लगी होती हैं, वो मसरूफ़ हैं और बच्चों को मोबाइल पकड़ाया हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ी गलत है। तो खुद से बच्चों के साथ उस एक्टिविटी में पार्ट बनना सीखें। और बच्चा अगर बहुत स्टबन है, ज़िद्दी है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको आप डांटें ना, ठीक है, उस पर कोई गुस्सा ना करें, कोई फोर्स ना करें, ना वो बच्चे को मारें। जितना हो सके आप प्यार से ट्रीट कर सकें, क्योंकि प्यार से ही ट्रीट किया जा सकता है बच्चों को। और बच्चे अगर किसी चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, किसी के पास जाना पसंद करते हैं, तो वो वही होता है कि जो उसको प्यार देता है। तो प्यार दें, लेकिन मोबाइल से, इन एक्टिविटीज़ से जितना हो सके दूर रखें और बच्चों को अच्छी तरफ उनकी उनकी गाइडेंस करने की कोशिश करें, अच्छी तरफ का बच्चों को एक वे दिखाएं। अगर आपने मोबाइल भी देना है और समटाइम्स खाना खिलाते हुए बच्चों को मोबाइल देना है, अगर आप मसरूफ़ हैं उस वक्त आपने बच्चों को देना है, तो बच्चों को आप कुछ अच्छी स्टोरीज़ दिखा सकते हैं, कुछ इस्लामिक स्टोरीज़। एक बहुत अच्छा चैनल है उर्दू स्टोरीज़ ऑफ हॉली प्रॉफिट्स, तो उसमें माशाल्लाह से तमाम हमारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ हैं। तो उस चैनल पे छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, वो आप बच्चों को सुना सकते हैं, तो बच्चे यकीनन उससे बहुत कुछ अच्छा भी लर्न करेंगे और उनका टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। तो आई थिंक हमें ऐसे चैनल्स को अप्रोच करना चाहिए। और माई हैं जो पहले खुद इस तरह के चैनल्स के बारे में अवेयरनेस रखेंगी, नॉलेज रखेंगी, और फिर आगे से वैसे ही बच्चों को भी वैसे चैनल्स के बारे में गाइड करेंगी। तो अगला सवाल फरीहा का है और वो पूछ रही हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द होती है और मैं इसके लिए पैनाडोल खा लेती हूँ, तो इज़ इट ओके टू टेक पैनाडोल और नॉट, काइंडली गाइड मी। तो देखिए पैनाडोल भी एक दवाई है, बेशक वो बहुत ही ईज़िली अप्रोचेबल है, हम ईज़िली उसको ले सकते हैं और हमें बड़ी अवेयरनेस है उसके बारे में, तो हम खा लेते हैं। बट द ट्रूथ इज़ कि पैनाडोल लेने के भी बहुत से नुकसान हैं। आपका लिवर डैमेज हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और रेजिस्टेंस हो सकती है कि उसके दवाई का फ़र्क होना ही ख़त्म हो जाएगा। तो काइंडली खुद से मेडिसिन लेना बिल्कुल अवॉइड करें। मैंने एक और भी सेशन रखा था इसके बारे में जिसमें अवेयरनेस दी थी लोगों को सेल्फ मेडिकेशन के रिलेटेड, कि खुद से दवाइयाँ लेने के बहुत नुकसान हैं। तो कोशिश करें कि जितना हो सके इसको अवॉइड करें और ख़ुद से पैनाडोल भी मत लें। हमेशा उसका रूट कॉज देखें कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से आपको इस तरह से दर्द हो रही है। तो अगला सवाल फरीद अली का है और ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच कैलोरी शुड आई टेक इन अ डे। तो देखिए नंबर ऑफ़ कैलोरीज जो है वो आपका वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर एज, योर हाइट एंड अकॉर्डिंग टू जेंडर। सो बेसिकली ये वेरी करता है मेन के अकॉर्डिंग, वुमेन के अकॉर्डिंग। तो बेहतर ये है कि आप अपना फुल ऑन काउंट रखें कि किस हिसाब से आपका चेंजेस होंगी और उसी तरह की कैलोरीज इन अ डे का काउंट का पूरा रिकॉर्ड रखें। तो थैंक यू सो मच। ये सारे वो सवाल थे जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे। आई होप सो कि मैं जितना हो सका सेटिस्फाई कर सकी होंगी इंशाल्लाह और आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो सके होंगे। तो और कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहें तो ज़रूर वो मुझसे पूछें, जितना हो सका मैं उनके जवाब दूँगी और इंशाल्लाह हम दोबारा से क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो रखेंगे। सो थैंक यू।